फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। इसमें से पहली प्रॉब्लम है कि जब 470 नैनोमीटर की लाइट जो है पोटेशियम मेटल के सरफेस पर डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाता है, जिसकी वेलोसिटी 6.4 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम एनर्जी, उस मिनिमम एनर्जी को जिसको मेटल के सरफेस से जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन लिखेंगे। इंसिडेंट एच न्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू ई मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, मिनिमम एनर्जी वाला W चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको दिया गया है इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी, वेवलेंथ दिया गया था। इस इक्वेशन को आप चेंज कर सकते हैं। SC बाई लेमडा माइनस W इक्वल टू KE मैक्सिमम, यानी HC बाई लेमडा इक्वल टू W प्लस KE मैक्सिमम, KE मैक्सिमम। अब हमको H मालूम है, ये होता है 6.62 इंटू 10⁻34। स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ लाइट की। लेमडा दिया गया है 4.70 इंटू 10⁻7 मीटर। W नहीं पता है। क्या पता है आपको? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 6.4 इंटू 10⁻4 होल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। इससे हम निकाल लेंगे वर्क फंक्शन, दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम surface of potassium metal, that is 4.6 into 10⁻7 minus half 9.1 into 10⁻31 into 6.4 into 10⁻4 होल स्क्वायर। इससे कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है इससे आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ये वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा यह जा रहा है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कितनी है? W है। तो 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻20, 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई W, यानी रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड एनर्जी हो जाएगी 6.022 10⁻23 एंड W आप यहाँ से कैलकुलेट कर इसमें रख देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर।
हेलो, देखिए यहाँ पर when certain metal was irradiated with light of frequency 3.2 into 10 to power 16 hertz, photoelectrons are emitted had twice kinetic energy as did photoelectron emitted when same metal was irradiated with light of frequency 3.2 into 10 to power 16 hertz. Calculate threshold frequency. अब इसमें देखिए क्या है, हमें दिया गया है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इंसिडेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड होती है वह ट्वाइस होती है काइनेटिक एनर्जी की जब ये फोटॉन इंसिडेंट होता है। तो सबसे पहले हमको रिलेशन जानना है कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोगों ने पढ़ा है एच न्यू माइनस डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज द वर्क फंक्शन, एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन एंड दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है, हमको निकालना क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम देखिए जिस समय फर्स्ट केस में है के ई वन क्या है, जब ये फ्रीक्वेंसी डाली जाती है एच इंटू, सपोज कि ये न्यू1 है और ये माइनस डब्ल्यू है, और के ई टू कितना है, एच न्यू टू माइनस डब्ल्यू है, क्योंकि डब्ल्यू तो फिक्स होगा दोनों ही केस में। हम जानते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है एच न्यू1 माइनस एच न्यू0, दोनों ही केसेस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन एच न्यू0 के बराबर होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एच न्यू1 माइनस न्यू0, राइट। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमको सूचना प्राप्त है कि के ई वन इज ट्वाइस there is problem, both has same frequency, in second case it is not this one, it is 2.0 into 10 to power 16। क्वेश्चन गलत जो है नोट हो गया था, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी तो काइनेटिक एनर्जी सेम ही आनी थी, तो उसको देखने से ही लग गया कि क्वेश्चन सही नहीं है। अब क्वेश्चन करेक्ट हो गया 2.0। अब हमको क्या करना है, एच न्यू1 माइनस न्यू0 अपॉन एच न्यू2 माइनस न्यू0, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है के ई वन दिया गया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ट्वाइस के ई टू upon ke2, since according to the problem ke1 is equal to twice ke2, यानी फर्स्ट केस में जो काइनेटिक एनर्जी फोटॉन की है वह सेकंड की क्या है, डबल है, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो न्यू1 माइनस न्यू0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ न्यू2 माइनस ट्वाइस न्यू0। अब न्यू0 इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस न्यू0 माइनस न्यू0 इज इक्वल टू ट्वाइस न्यू2 माइनस ट्वाइस न्यू1, न्यू1। ट्वाइस न्यू0 में से न्यू0 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज़ रिक्वायर्ड। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस न्यू2 माइनस न्यू1, ट्वाइस न्यू2 कितना है, न्यू2 है आपका 2.0 इंटू 10 टू पावर 16
और न्यू वन कितना है 3.2 इंटू 10⁻16। सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10⁻16 में से 3 इंटू 2 10⁻16 घट गया, ये आ गया 0.8 इंटू 10⁻16, दैट इज 8.0 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। दिस इज द आंसर। अब हम लोग डी ब्रॉगली, जिसे डी ब्रॉय भी कहा जाता है, उसके वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली प्लांक्स और आइंस्टीन ने मैटर और एनर्जी के बीच में एनालॉगस डेवलप कर दिया था, यानी बताया था कि ये दोनों अलग अलग इंटाइटीज़ न होकर सेम इंटाइटीज़ होती हैं। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, यानी मास और एनर्जी दो सेपरेट इंटाइटीज़ होने के बजाय सेम इंटाइटीज़ हैं, तो उनके बिहेवियर में भी समानता होनी चाहिए, ऐसा डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली का मानना था। इंडिया में हम लोग डी ब्रॉगली ही बोलते हैं, वैसे एक्चुअल नाम डी ब्रॉय है, तो डी ब्रॉगली ही हम लोग बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली जो है, उन्होंने ये बताया कि जब मैटर और एनर्जी एक ही इंटाइटीज़ के दो फॉर्म हैं, तो इट मीन्स जो बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होनी चाहिए, यानी एनर्जी में होनी चाहिए, वही बिहेवियर जो है वो मैटर में भी होना चाहिए। यानी मैटर भी ड्वेल नेचर शो करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो ड्वेल नेचर रखती है, समटाइम्स पार्टिकल लाइक बिहेव करती है, समटाइम्स वेव लाइक बिहेव करती है, तो उसी तरीके से जो आपका मैटर है उसको भी दोनों तरीके का व्यवहार करना चाहिए, पार्टिकल लाइक और वेव लाइक। और पार्टिकल लाइक और वेव लाइक बिहेवियर को समझने के लिए उन्होंने आइंस्टीन और प्लांक्स का जो प्रिंसिपल्स थे उनका यूज़ किया। प्लांक्स ने क्या बताया था कि किसी भी फोटॉन से एसोसिएटेड एनर्जी एच न्यू होती है, फोटॉन से एसोसिएटेड एनर्जी एच न्यू होती है, where nu is the frequency of photon. It can be further changed into SC by lambda, where nu is equal to C by lambda. Since अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से बिहेव करेगी तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन आ जाएगा। फर्दर आइंस्टीन ने अपना एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन दिया था, वो क्या दिया गया था, mc²। तो ये फोटॉन की एनर्जी इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, और आइंस्टीन के अनुसार फोटॉन की एनर्जी और मास के बीच में ये रिलेशन है। तो दोनों रिलेशन को अगर हम लोग मिक्सअप करें तो ये क्या हो जाएगा, mc² = hc बाई लेमडा। c से c कैंसिल हो जाएगा, लेमडा = h अपॉन mc आ जाएगा। आप जानते हैं यह मास ऑफ फोटॉन है, और c क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट मीन्स मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय h बाई लेमडा। मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय h बाई लेमडा। बाद में डी ब्रॉगली ने इसका यूज़ किया। उन्होंने बताया कि जो मैटर से एसोसिएटेड वेव होगी उसकी वेवलेंथ भी अकॉर्डिंग टू इसी इक्वेशन दी जा सकती है। मास ऑफ फोटॉन को मास ऑफ पार्टिकल से आप रिप्लेस कर दीजिए, और मास ऑफ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से एसोसिएट कर दीजिए, तो आपका रिलेशन आ जाएगा लेमडा = h अपॉन mb। और जो वेवलेंथ हमें प्राप्त होगी इस वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। अब इस इक्वेशन, और यही डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहलाता है। तो आप कह सकते हैं लेमडा =
एच अपान एम बी यानी एच अपान पी यानी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी P is inversely proportional to lambda. P is inversely proportional to lambda as h is constant, या सेम आप कह सकते हो lambda is inversely proportional to momentum. ये हो गया, ये डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है। तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में ये है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डुअल नेचर शो करती है, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा पार्टिकल है वो भी वेव लाइक बिहेवियर शो करता है। तो क्या हम लोग वेव हैं? यस, वी आर वेव्स, बट हमारा वेव्स जो है वो कंसिडरेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी कम आती है। जैसे सपोज कीजिए कि हम अपना वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, तो अपना वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो प्लांक्स कांस्टेंट मास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब सपोज कीजिए वेलोसिटी आपकी जितनी, देखिए यहाँ से वेलोसिटी मान लीजिए आप 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, मास आपका 50 kg है, मास आपका 50 kg है, और एच होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और आप हैं 50 और 2 की वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेवलेंथ जो आएगी 6.62 इंटू 10⁻36। ये वेवलेंथ इतनी छोटी है कि जो ये भी प्रैक्टिकल वेव्स हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा था, जो सबसे छोटी वेवलेंथ है कॉस्मिक रेज थी, उससे भी कहीं ज़्यादा छोटी, इससे कहीं ज़्यादा छोटी इसकी वेवलेंथ है। तो हम मान सकते हैं कि हम लोग वेव लाइक बिहेवियर, यानी हम लोग मतलब माइक्रोस्कोपिक, हम लोग का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? जो बॉडीज जिनका साइज बड़ा होता है, माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो होती हैं वो वेव बिहेवियर्स शो नहीं करती हैं, क्योंकि उनका वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि उस वेवलेंथ को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लिजिबल कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो होंगी, सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये छोटे साइज के बॉडीज, इनके मासेस इतने कम होते हैं कि उनकी वेवलेंथ एक कंसिडरेबल रेंज में आ जाती हैं और वो वेव लाइक बिहेवियर शो करते हैं। अब हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बोहर के बीच में, एसोसिएशन देखेंगे कि उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, यानी कैसे बोहर और डी ब्रॉयज के कॉन्सेप्ट को हम लोग मॉडिफाइड करके कैसे देख सकते हैं। अब डी ब्रॉगली से उनको मतलब उनके कॉन्सेप्ट को तो बहुत ही तेज़ धक्का लगा, जिसे बोहर कहते हैं। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कुछ फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है और रेडियस इनकी फिक्स होती है। जब तक इस में चक्कर काटेंगे तब तक उनकी रेडियस फिक्स होती है, और इनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या हो जाएगा? NH/2π। अब इसको देखिए जरा, अगर हम आर्क को ले लें तो जो आपकी रेडियस आएगी वो क्या आएगी? N/2π H/mb। What is this? This is the डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज डी ब्रॉग। चूंकि उन्होंने वेव बिहेवियर को नहीं किया था, उन्होंने वेव बिहेवियर नहीं बताया था बोहर ने, लेकिन डी ब्रॉगली ने जब अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल की तरीके से नहीं वेव की तरीके से ट्रेवल करता है, तो डेफिनेटली H/mb जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी। तो N/2π
2 पाई इक्वल टू एच अपान एम बी। यही तो तुम्हारा देखिए अभी रिलेशन हम लोगों ने निकाला था एच अपान एम बी। एच अपान एम बी क्या था? एच अपान एम बी था हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हम एन एच अपान एम बी की जगह पर क्या लिख देंगे? लेमडा। ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस पाई आर एन लेमडा। इसके मतलब क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस पाई आर अपान लेमडा। इट मीन्स अब हमारा रिलेशन इससे डिसाइडेड होगा और वेव नेचर हमको दिखाई पड़ेगा। सपोज कीजिए ये वेव लेंथ जितनी छोटी होगी एन की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि एन इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 1 है, तो इसके मतलब जैसे एन इक्वल टू 1 है तो इसके मतलब क्या हो जाएगा? इसमें एक ही वेव होगी, एक ही वेव होगी। ये एक ये आया वो और दूसरा आ गया ये रोज और ये आ गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेव्स होगी वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। यहाँ से सपोज कि ये यहाँ से चलना शुरू किया इसने, ये ऐसे, फिर ऐसे और फिर ये मिलेगा। इट मीन्स ये सिर्फ एक वेव शो करेगा। हाँ देखिए, तो हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला है एन इक्वल टू ट्वाइस पाई आर बाई लेमडा। अब फर्स्ट एन क्या है? एनर्जी लेवल को शो करता है। एन इक्वल टू 1 होगा तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स यानी फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ वेव्स क्या होगी? 1 होगी। देखिए एक क्रेस्ट बना हुआ है और एक ट्रू बना हुआ है। जब एन इक्वल टू 2 यानी सेकेंड सेल हो जाएगी, तो सेकेंड सेल हो जाएगी तो इसमें देखिए आपको वेव की तरीके से नहीं, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर ना काट कर इसमें ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है। क्या करता है? ऐसे 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 जाता है, यानी फिक्स ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट के इधर उधर आप क्या करता है? ये चक्कर काटता है, यानी वेव की तरीके से ही चलता है, यानी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं रहता है। तो ये है क्रेस्ट और ये रहा इसका ट्रो। और फिर देखिए ये एक क्रेस्ट है और फिर एक ट्रो है, यानी 2 क्रेस्ट और 2 ट्रेज बनती हैं, यानी सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी? वो 2 हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर एन इक्वल टू 3 ले लेंगे, यानी थर्ड सेल में जब जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी? देखिए 1 क्रेस्ट 1 ट्रू, 1 क्रेस्ट 1 ट्रू, 1 क्रेस्ट 1 ट्रू, यानी क्या हो जाएगा? 3, यानी नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगी? 3। और यदि एन इक्वल टू 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ वेव्स जो होंगी, यानी फोर्थ सेल में नंबर ऑफ वेव्स जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रूज देखिए कितने हो जाएंगे? 1, देखिए 1 क्रेस्ट 1 ट्रू, 1 क्रेस्ट 1 ट्रू, 1 क्रेस्ट 1 ट्रू, 1 क्रेस्ट 1 ट्रू। दैट इज ये हो गया आपका, आप देख सकते हैं ये हो गया आपका ये। यानी कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ ट्रोज होते हैं, नंबर ऑफ ट्रोज यानी जितना उधर बाहर जाता है उतना ही अंदर जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वह फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काटने के बजाय इसी के अराउंड क्या करता है? ये वेव लाइक ट्रेवल करता रहता है। तो एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसमें नंबर ऑफ वेव्स जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। ये है, इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करना उतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग बोहर्स मॉडल के आधार पे कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पर एक ऑर्बिट फिक्स थी, उसका पाथ फिक्स था। लेकिन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के बाद ये तय हो गया कि अब उसका पाथ फिक्स नहीं, यानी उसके पाथ को डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता है। तो उसके पाथ को जब डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है तो उसकी पोजीशन को भी लोकेट करना उतना आसान नहीं रहा। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।